कहिए कैसे हैं आप लोग। आज आपको एसएसटी का ही एक अलग पार्ट अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स विषय को लेकर के आए हैं, जो बिहार बोर्ड के माध्यम से उस विषय से 17 नंबर पूछा जाएगा। कितना? 17 नंबर। तो आइए आज हम सबसे पहले जानते हैं अर्थशास्त्र होता क्या है और अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, इसके जनक कौन है, इस तमाम बातों को हम जानेंगे। उसको जानने से पहले एक बात आपको कहना चाहते हैं कि आज के युग में किसी भी तरह के विषय को पढ़ने के लिए सबसे पहले देखिए, सीखने के लिए मन से भय को हटाना होगा। क्योंकि कहा जाता है जिसके मन में समझिए भय उत्पन्न हुआ, उसको पता है क्या होगा उत्पन्न? असमंजसता, यानी इनडिसीजन कह सकते हैं आप। यानी इसलिए किसी भी तरह के विषय को पढ़ें तो आप असमंजस में नहीं रहें, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, तभी जाकर आप उस विषय पर अच्छा पकड़ पा सकते हैं। अगर आपके अंदर समझिए इनडिसीजन यानी और असमंजसता की बात उत्पन्न हुई तो उससे एक और चीज उत्पन्न हो सकता है जिसका मतलब डॉट होता है। इस तरह भय, इंडिसीजन, डॉट, फिर डॉट, फिर भय, इंडिसीजन, डॉट, तो समझिए आपका लग गया 99 का चक्कर। इसलिए मन से किसी विषय को पढ़ने के लिए आप भय को दूर करिए। जिस दिन आप अपने पढ़ाई पर विश्वास रखिएगा उस दिन आपका किसी भी तरह का विषय कभी भी कमजोर आपको समझ में नहीं आएगा, सब दिन अच्छा पकड़ रहेगा। वो कमजोर कोई होता नहीं है, किया जाता है। पढ़ाई जिस विषय को आप दिल से पढ़िएगा निश्चित है उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं। इसलिए आपको बता दें इस वीडियो के माध्यम से कि मन में किसी विषय को पढ़ने के लिए एक बिलीव इन योरसेल्फ यानी अपने अध्ययन पर सबसे पहले विश्वास करना चाहिए। और जब आप ये विश्वास करिएगा तो फिर ना तो भय, ना तो इंडिसीजन, ना तो डाउट, किसी भी तरह का आपको संदेह नहीं होगी, तभी आप बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। आइए इतना बात कहने के साथ हम जो है अर्थशास्त्र के विषय को स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र यानी आपका इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। आइए हम सबसे पहले जानेंगे अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? क्योंकि आप जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं अगर आप उसके बारे में नहीं जाने तो फिर उस विषय को पढ़ना बेकार है। तो आइए हम जानते हैं अर्थशास्त्र होता क्या है। देखिए इस विषय से दो वर्ड समझिए, यह जो विषय है अर्थात अर्थशास्त्र संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। वह कौन कौन शब्द आपको समझ में आता होगा? एक अर्थ है, दूसरा क्या है? शास्त्र, यानी अर्थ प्लस शास्त्र। संस्कृत के दो ऐसे शब्द हैं जिनके मिलने से इस अर्थशास्त्र का निर्माण हुआ है, जिसमें आपको बता रहे अर्थ का अर्थ होता है धन यानी पैसा, रुपया, मनी जो कहिए आप, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थात धन के बारे में इस विषय को जब हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो बड़े बड़े कंपनी में आपको पता है अकाउंटेंसी के जॉब पर चार्टेड अकाउंट सुने होंगे कभी आप। ये विषय ऐसा है जो आप कंप्यूटर का बेहतर नॉलेज और इकोनॉमिक्स का ज्ञान है तो आप चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं। इसलिए आप आज एकदम प्रयत्न करिए और कोशिश में लग जाएं, अपने आप में एकदम ठान लीजिए कि नहीं, कोई भी ज्ञान, कोई विषय खराब नहीं होता है, पढ़ने से सब अच्छे होते हैं। जब सीखिएगा तो आपको सब आसान लगेगा, नहीं सीखिएगा तो आसान भी क्या होता है? भारी होता है। इसलिए आप इस अर्थशास्त्र को समझें कि अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थ का अर्थ धन, शास्त्र का अर्थ अध्ययन करना, अर्थात धन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। क्योंकि आज पता है कहावत है, बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया।
और ये इस जमाने में ये कहीं ना कहीं लागू भी होता है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। तो आइए इसके अर्थ को जानते, थोड़ा विस्तार ढंग से समझते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो आप इसके उत्तर यानी आंसर को आप लिख सकते हैं, अर्थशास्त्र तीर का निशान। आइए जानते हैं, यह एक वैसा विषय है, देखिए अपना भाषा लीजिए, एक बार में याद होगा परिभाषा, रटने की कोई बात नहीं है। यह एक वैसा विषय है जिसमें सीमित संसाधन का सरकार और देशवासियों या देशवासी किस प्रकार से लाभ या कह सकते हैं उपयोग करते हैं, तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तो आपको बता दिया देखिए एक सीमित संसाधन है। तो आपको पता है कि आज दुनिया में मानते हैं आपके पास ढेर सारा आप करोड़पति अरबपति हैं, बट सीमित संसाधन है। आप ये जो सोचिएगा कि हम विभिन्न तरह के हर संसाधन को जितना मनोमर्जी उतना हम खरीद सकते हैं, तो सीमित संसाधन ये देश में है, दुनिया में है, उसको आप अपने उपयोगी जो लायक हो, जितना जरूरत है उस रूप में ही खरीदें। अर्थात एक ऐसा विषय जिसमें समझिए सीमित जो भी संसाधन हमारे देश में है उसका समय सरकार और देशवासी किस प्रकार समझिए क्या करते, उपयोग करते हैं या उससे क्या लाभ पाते हैं, लाभ उठाते हैं, उसी तरह के विषय को हम क्या कर सकते हैं, अर्थशास्त्र कह सकते हैं। तो एक और परिभाषा आपको बता दें, एक अर्थशास्त्री थे सैमुअलसन। कौन थे? सैमुअलसन ने भी बहुत ही बेहतर ढंग से इस विषय को परिभाषित किया। आइए जानते हैं उनके अनुसार आखिर अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या दिया गया। आप एक और अथवा में चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार क्या परिभाषा दिया गया। देखिए सबसे पहले यहां सीधा बताया, सैमुअलसन ने बोले कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी विषय है उस सबों विषय की रानी है कौन, अर्थशास्त्र ही है। अर्थात समझिए यह प्राचीनतम जो एक कला है, विज्ञान है, उस सब विषयों का समझिए क्या है, एक रानी ही अर्थशास्त्र माना जाता है। सुंदर सा परिभाषा उन्होंने दिया कि यह ज्ञान तथा प्राचीनतम विज्ञान की वैसी विषय है जिसे सामाजिक विज्ञान की रानी कहा जाता है। उसी को आप क्या कह सकते हैं, अर्थशास्त्र। इन्वर्ट को मैंने शुरू है, आप यहाँ घेर दीजिए। इस तरह से हमने दो परिभाषा, एक अपना परिभाषा सीधी सी बात है कि यह ऐसा विषय जिसमें देश में जो भी सीमित संसाधन है उसका उपयोग सरकार या देशवासी यानी जनता जो कहिए आप वो किस ढंग से कर सकते हैं,
कैसे उसका उपयोग करेंगे, उस बातों को हम सीखेंगे, समझेंगे, उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। और एक सैमुअल्सन नामक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने बोले कि यह ज्ञान तथा प्राचीनतम जो भी विज्ञान है, इस उसकी समझिए वो एक वैसे विषय है जिसमें क्या सामाजिक विज्ञान की क्या माना जाता है, रानी माना जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र। आइए तो हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है और संस्कृत के दो किन किन शब्दों से मिलकर बना है, जबकि अभी हम समझाए हैं उस चीज को। तो आइए यहाँ एक स्टार बना करके आप लिख सकते हैं कि अर्थ शास्त्र संस्कृत के दो शब्द या दो शब्दों, कौन कौन पता है, अर्थ प्लस शास्त्र के मिलने से बना है, जिसमें अर्थ का अर्थ यानी अर्थ का मतलब क्या होता है, धन, कौन, शास्त्र का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। अर्थात इस दो शब्दों के अर्थों से यही स्पष्ट होता है कि धन के अध्ययन करने वाले विषय को क्या कर सकते हैं, अर्थशास्त्र कह सकते हैं। आइए तो हम इस चीज को भी लिख लेते हैं कि धन के अध्ययन करने वाले विषय को अर्थशास्त्र कहते हैं। और अब रही बात इसके जनक कौन है, तो आइए अर्थ शास्त्र के जनक पता है, कभी 8 लाइन बताया गया था, कहीं पढ़े थे, नहीं तो आइए अगर जानते हैं तो कमेंट करिएगा, नहीं जानते हैं तो आइए लिख देते हैं। इसके जनक थे एडम स्मिथ। कौन थे, एडम और स्मिथ। आइए तो अब जो है पहला अध्याय अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का परिचय, उपनिवेश, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है और अर्थव्यवस्था की संरचना। तो सबसे पहले अर्थात पहला पॉइंट आपका क्या है, अर्थव्यवस्था का परिचय। इस चीज को समझिए, यानी हम अर्थव्यवस्था के परिचय के बारे में जानेंगे। आपको पता होगा, बहुत सारे किस्सा कहानियां बुक में पढ़े होंगे कि हमारा देश अंग्रेजों का पहले क्या था, गुलाम था। इतना ही नहीं, जब अंग्रेज इस देश को गुलाम नहीं बनाए थे तो हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। पता है क्यों कहा जाता था, क्योंकि हमारे देश में उस समय अपार धन संपत्ति संसदा भरे पूरे थे, परंतु अंग्रेजों ने जब आए देश को गुलाम बनाए, उसका शोषण करना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे क्या हुआ, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती गई। अर्थात इस परिचय के बारे में हम यही कह सकते हैं कि हमारा, और आपको ये बता दें, आज से लगभग 200 साल पहले जो हमारा देश था वह अंग्रेजों के चंगुल में फंस चुका था। इतना तो आपको बता दें कि 1947 में खैर देश आजाद हुआ, और उससे पहले अंग्रेज जो थे इस भारत देश को 200 सालों तक क्या किया, अपना उपनिवेश बना के रखा।
कितना सालों तक? 200 सालों तक यहाँ वह शासन करता रहा, जिसके कारण यहाँ देश में जो भी धन संपदा थी उस सबका क्या किया? शोषण करता चला गया। और आज पता है देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो चुकी है। इसलिए इस अर्थव्यवस्था के परिचय के बारे में आपको इतना जरूर जानना है कि हमारे देश को अंग्रेज लोगों ने 200 सालों तक क्या किया? गुलाम बना के रखा। उसके तत्पश्चात यानी बाद हमारा देश क्या हुआ? 1947 यानी 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के समय 1947 में क्या हुआ? देश आजाद हुआ। और उस समय हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आपको यह भी बता दें क्यों कहा जाता था, क्योंकि हमारे देश में बहुत काफी अधिक मात्रा में संसाधन संपदा, प्राकृतिक संपदा थी, परंतु अंग्रेजों ने उसका क्या किया? काफी ज्यादा शोषण किया, जिससे आज हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? ढीली पड़ गई, कमजोर पड़ गई। यही इसका क्या है? परिचय। जाने उपनिवेश क्या होता है। एक उदाहरण समझ लीजिए कि आप किसी तरह के दूसरे गांव गए और वहां आप बिजनेस खोल, व्यवसाय, और उसका आधिपत्य, उस पर अधिकार वहां के कोई जो है दंपति या नहीं कहते हैं अलग तरह का स्वभाव विचार वाले लोग आपके व्यवसाय पर शिकंजा कस दिए। बोला तुम यहाँ व्यवसाय तभी करेगा जब मेरे हिसाब से चलेगा। यानी आपने सब कुछ किया, पूंजी लगाया, सब कुछ किया, बट उसका अधिकार उस पर हो गया। इसी तरह के व्यवसाय को आप क्या कर सकते हो? उपनिवेश कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जब किसी शक्तिशाली या समृद्धशाली जो देश होते हैं उसमें कोई कंपनियां जब बिजनेस खोलती है तो उस बिजनेस का, व्यवसाय का पूरा जो है कार्यरत पद्धति को वह शक्तिशाली देश अपने हाथ में क्या करता है? ले लेता है। उसी को हम क्या कर सकते हैं? उपनिवेश। तो आइए क्यों नहीं इसको हम लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपनिवेश होता क्या। आइए तो हम जानते हैं उपनिवेश। आइए अभी जैसे समझाया गया उसके हिसाब से इसको क्लियर करते हैं। जब कोई देश किसी समृद्धशाली जब कोई देश किसी समृद्धशाली देश में अपना व्यवसाय या उद्योग धंधा क्या करता है? शुरू करता है, तो उस पर सभी तरह से अधिकार वह शक्तिशाली समृद्धशाली देश करता है। तो उस देश का, यानी जो जिस देश का बिजनेस है और जो समृद्धशाली देश उस पर क्या कर रहा है? अपना आधिपत्य जमा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उस देश का उपनिवेश कहेंगे। तो उस समृद्धशाली देश को उसका उपनिवेश कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था जो लिखा हुआ चैप्टर में उस वह होता क्या है उसको समझते हैं। क्यों नहीं हम क्वेश्चन बना रहे? अर्थव्यवस्था
किसे कहते हैं? इस नाम से पता चलता है अर्थव्यवस्था। अर्थ मतलब धन, व्यवस्था है, व्यवस्था करना। धन का क्या करेंगे? व्यवस्था करेंगे। धन का व्यवस्था कैसे होता है सोचिए आप। तुम्हारी मानसिक या शारीरिक रूप से क्या करते हैं? काम करते हैं। अर्थात जीवन यापन करने के लिए जो भी प्रक्रिया व्यवस्था को अपनाया जाता है उसे क्या कह सकते हैं? अर्थ व्यवस्था कहते हैं। जिसमें मान लीजिए प्रोफेसर ब्राउन ने भी बोले कि आजीविका अर्जन करने की प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या करने की प्रणाली को? आजीविका अर्जन करने की प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो क्यों नहीं, आइए इस चीज को हम लिखते हैं। तो आइए अभी आपको क्वेश्चन ऊपर में लिखा गया, उत्तर हम ऊपर से लिखते हैं। नीचे में क्वेश्चन दिया गया था, लिखेंगे अर्थ व्यवस्था तीर का निशान, अर्थात वैसी व्यवस्था जिसमें लोग जीवन यापन करने के लिए जो उपाय करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अथवा आइए, एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे ब्राउन। कौन थे? ब्राउन। उनके अनुसार क्या दिया गया परिभाषा? तो ब्राउन के अनुसार क्या दिया गया? अभी समझाया गया था कि अर्थव्यवस्था एक जीवन यापन करने की क्या है? एक पद्धति है। अर्थात उनके अनुसार दिया गया वैसी व्यवस्था जो जीवन अर्जन करने की होती है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। या सीधा शॉर्ट में ऐसा भी कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था जीवन यापन करने की क्या है? प्रणाली है, विधि है। अब आइए आपको बताते हैं, अभी जो बताया गया अर्थव्यवस्था कैसे व्यवस्था करेंगे, उसमें देखिए क्रिया ऐसे शारीरिक और मानसिक दो तरह की क्रिया, तो मनुष्य को भी क्रिया करते हैं, शारीरिक क्रिया होती है और मानसिक क्रिया होती है। परंतु जो भी क्रिया होती है वो क्यों किया जाता है इस बात को समझिए। तो एक अलग ढंग के होते हैं आर्थिक क्रियाएं, जिससे समझिए अर्थ की प्राप्ति हो। जो काम करके मनुष्य क्या करेगा? पैसे कमाएगा, उसी को हम क्या कह सकते हैं? आर्थिक क्रिया। ताई जानते हैं आर्थिक क्रिया क्या होती है। लिखेंगे वैसी क्रियाएं जिससे
हमें आय, आय समझते हैं, आमदनी समझते हैं, चलिए ब्रैकेट में लिख दीजिए, आमदनी की प्राप्ति होती है तो उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे में देखिए कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए शिक्षक कहाँ काम करते हैं, स्कूल या कॉलेजों, जिससे उन्हें आर्थिक आमदनी मिलती है। आप दूसरा किसान का ले लीजिए, किसान कहाँ काम करते हैं, खेत खलिहानों में। उसके बाद मजदूर की बात कर लेते हैं, मजदूर कहाँ काम करते हैं, कल कारखानों में। इसके अलावा विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ काम करते हैं। आइए अब हम लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके बाद है, आपके बुक में दिया गया है, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है। क्या अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार बिहार बोर्ड पूछ चुकी है। आप क्वेश्चन में देखिए मिलेगा, आगे भी पूछती रहेगी, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। पूरे इकोनॉमिक्स में एक ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बनाना है, तो क्यों नहीं, आइए जानते हैं। क्या तो अर्थ व्यवस्था संरचना से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। आइए अर्थ संरचना, देश को समझते हैं। आप जानते हैं देश में विभिन्न तरह की वस्तुएं उत्पादित होती हैं, उसको विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है, बांटा जाता है। यानी विभिन्न तरह के जो भी वस्तु उत्पादित होती है, बनती हैं, उसको विभिन्न क्षेत्रों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना यानी कंस्ट्रक्शन। मैथ में पढ़िएगा। आइए तो हम जानेंगे विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं को देश के विभिन्न क्षेत्रों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अर्थ व्यवस्था की संरचना कहते हैं। यहां समझिए, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है उसको हम बांटेंगे। क्या करेंगे, संरचना मतलब बांटेंगे, बनावट होता है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं को मानते हैं, देश में जो भी वस्तु बनती हैं, चाहे वह कॉपी हो, किताब हो, कलम हो, तो आप ही सोचिए क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है, भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है। व्यवसाय तब तो चलता है, तो विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है, बांटने की प्रक्रिया को क्या कहें, अर्थव्यवस्था की संरचना कहें। आइए इसको 3 भाग में बांटा गया। भाग में 3 भाग में
हम लिखेंगे इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा, द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा, तृतीयक क्षेत्र। अब हम जानेंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, तृतीयक क्या होता है। आपको सीधा सीधा बता दें, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। और ये द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। और जो अंत में तृतीय है, इसको क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। तो जानेंगे विस्तार से आखिर कृषि क्षेत्र में क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है और सेवा क्षेत्र में क्या होता है। आए तो हम जानते हैं नंबर 1, प्राथमिक क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या बताएगा अभी तुरंत? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन इत्यादि तरह के कार्य आते हैं। कार्य शामिल हैं। और दूसरा हम जानते हैं द्वितीय क्षेत्र। आपको पता है द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। लिखेंगे इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत खनिज संबंधित उद्योग इत्यादि कार्य शामिल हैं। लास्ट का बचता है तृतीय। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बीमा, तथा अनेक तरह के सेवा संबंधित काम शामिल है। तो आइए इस वीडियो में यहीं तक
पुनः हम आपको अगले दिन इसके बाद की पढ़ाई को लेकर के आएंगे। तब तक आशा करेंगे कि आप इसको बहुत गहराई से समझें, सीखें। जिस तरह एक एक शब्द, एक एक पॉइंट को, हर तरह के परिभाषा को हमने तोड़ के समझाया, आप उसको क्लियर करें। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलें, क्योंकि हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको सेकंड भी नहीं लगेगा वो सब करने में, तो आप जरूर करें, क्योंकि हम कई मिनटों तक आपके इस चैनल पर बहुत दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं कि आप कुछ सेकंड्स के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट क्या नहीं कर सकते हैं। इतना तो फर्ज आपका बनता है। तो तब तक आप पढ़ते रहें, फिर अगले वीडियो में